गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 ऑफ द नेशनल इनकम, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। आज हम देखेंगे फ्लो वर्सेस स्टॉक के डिफरेंस देखेंगे। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन नेशनल इनकम का। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो के बारे में। तो डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो पहला कह रहा है कि बेसिक्स यानी जो मीनिंग क्या होती है। ये हमेशा एग्जाम में अगर आप बेसिस पॉइंट लिखते हो तो वेरी गुड है, क्योंकि आपको बेसिस पॉइंट से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो चेकर है बोर्ड एग्जामिनेशन में उसका इंप्रेस जो है आपके ऊपर, जो इंप्रेसिव जो है काफी अच्छा पड़ता है कि आपने बेसिस पॉइंट्स लिखा हुआ है। बट हम स्टार्ट करते हैं। पहला मीनिंग क्या कहता है कि रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लास्ट क्लास में जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो मैंने बताया था हाउस होल्ड के बारे में, याद है आपको हाउस होल्ड, और दूसरा फर्म के बारे में बताया था 2 सेक्टर में। तो जो हाउस होल्ड से जो फर्म की तरफ जाता है, ठीक है, यानी हाउस होल्ड अपने क्या करता था, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो यही उसको कह रहा है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच, ठीक है। तो ये जो फैक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। रियल फ्लो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और जब फर्म जो है, जब इसे फैक्टर पेमेंट करती थी, ध्यान रखेंगे फैक्टर पेमेंट, तो उसे हम कहते हैं इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जब फर्म को प्रोवाइड करता था फैक्टर सर्विसेज, उसे हम कहते हैं रियल फ्लो, और जब फर्म पेमेंट प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को तो उसे हम कहते हैं मनी फ्लो, ठीक है। ये हमारा पहला डिफरेंस है। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज में आते हैं। ये क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने देखा कि फैक्टर सर्विसेज में क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड मनी फ्लो में क्या करता है, ये इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ओनली मनी। तो मनी कौन कौन से रूप में हो सकती है, मनी हो सकती है रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है, प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा डिफरेंस के ऊपर, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। क्या डिफिकल्टी आती है, फैक्टर सर्विसेज में ऑफकोर्स सर्विसेज है, तो सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। तो यहां पर ज्यादा डिफिकल्टी किस में आएगी, एक्सचेंज करने में, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज किस में आता है हमारा, हमेशा बार्टर सिस्टम में आता है। लेकिन जब उसमें अगर हम मनी इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी डिफिकल्टी लेस हो जाएगी, मतलब इजी मीडियम बन जाता है हमारे लिए। इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन द मनी फ्लो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो, एंड मनी फ्लो को क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ रियल फ्लो। 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, और मनी फ्लो के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ मनी फ्लो, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। ध्यान रखेंगे, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। ओके, तो बच्चों आ जाओ, अब देखेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 2 के बारे में, जो हमारा है वो है स्टॉक वर्सेस फ्लो के बारे में। तो पहले हम मीनिंग की तरफ आते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन से ये समझते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें जनरली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक। ये बस एक रेफरिंग क्वेश्चन आ रहा है, बट डिफरेंस बिटवीन अभी तक नहीं पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। ये पहले पूछा जाता है, बट अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया जाता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, उसमें आ रहा है, या फिलअप में हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि स्टॉक क्या है। स्टॉक क्या कहता है कि वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में जो आपके पास स्टॉक जो बची हुई है उसको हम बोल रहे हैं स्टॉक, और जो फ्लो में है, नहीं जो रनिंग में, जैसे आप विड्रॉ कर रहे हो या बार उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमने दूसरा डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें, कि स्टॉक जो है, स्टॉक क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा फ्लो को। कैसे करेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक होगी आपके पास तो क्या होगा, फ्लो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सेम हाउ अगर फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक, कैसे, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, जितना ज्यादा इनकम का फ्लो होगा उतना ज्यादा लोगों के पास क्या होगा, वेल्थ इंक्रीज होते जाएगी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट स्टॉक का और फ्लो का। अब यहां पर ध्यान देखेंगे कि एक मैंने चीज बनाई हुई है, डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ, सेविंग बैंक अकाउंट और फ्लो। अब इसमें मैं आपको सिंपल वे में एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक में आपने
₹2000 पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। बैंक में अगर आप ₹2000 डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ, तो आपका हो गया ये फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1 जनवरी 2020 यानी 1 जनवरी 2020 तक आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए आ चुका है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 तक आपके बैंक में 50,000 रुपीज है, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक। और अगेन अगर जब आप सेविंग बैंक अकाउंट से आप 1,000 रुपीज पर मंथ अगर आप विड्रॉ करते हो, तो इसको हम फिर से कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अब समझ में आया स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस क्या है। फ्लो क्या होगा कि अगर आपने बैंक में पर मंथ 2,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करते हो, 1 जनवरी 2020 में जो डेट है उस डेट पर आपके अकाउंट में शो हो रहा है 50,000 रुपीज, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टॉक कितना हो गया मनी का 50,000 रुपीज। और तीसरा, अगर हम फ्लो की बात करें, तो अगर आप फिर से उस पैसे को विड्रॉ करते हो 1,000 पर मंथ, तो इट इज कॉल्ड एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यही डिफरेंस है बेटा स्टॉक और फ्लो के बीच में, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, आइए। चलो अब आते हैं बच्चों हम तीसरे टॉपिक के ऊपर। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो बेसिकली 2 नाम से जाना जाता है। पहला कि जीडीपी एट करेंट प्राइस, या फिर कह सकते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये हमारा डिफरेंस बिटवीन तो है ही, ठीक है। बट इसका जो अनदर नेम है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, या फिर इसको हम रियल जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग समझ जाना कि जीडीपी एट करंट प्राइस की बात कर रहा है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, या फिर करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या डिफरेंस है जीडीपी का। तो सिंपल इसका तरीका है कि अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करने टाइम उसकी जो मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स की जो फाइनल गुड्स है हमारे पास, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, ठीक है, अगर हम करेंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना करेंट, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है 2020, अगर हम करेंट ईयर के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, इसको हम बोलते हैं जीडीपी कैलकुलेटेड एट ए करेंट प्राइस, और इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ध्यान रखना 2 चीजें, पहला इसमें क्या कर रहा है, जीडीपी एट करंट प्राइस में क्या कर रहा है कि मार्केट वैल्यू किसका होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो एस्टिमेट करेंगे हम कौन से बेस पे, करंट ईयर। जैसे अभी हमारा करंट ईयर 2020, ठीक है। तो करंट ईयर के प्राइस पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस की, तो कांस्टेंट प्राइस में क्या कह रहा है बेटा, देखो मार्केट वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, बेस ईयर प्राइस लेंगे। कैसी प्राइस, कौन सी प्राइस लेंगे हम, बेस ईयर प्राइस लेंगे। बेस ईयर का मतलब है जैसे हमने यहां 2020 करंट ईयर प्राइस ले लिया, बेस ईयर हम ले सकते हैं 2019 इज अ बेस ईयर। मतलब बेस ईयर हमने इसकी जो बेस ईयर है 2019 हमारा बेस ईयर हो गया, तो 2020 हमारा करंट ईयर हो गया। तो इसके जो बीच का जो डिफरेंस है जो हम निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। ध्यान रखना जब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी किस में आता है, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे तब करते हैं, और ये हमेशा किस पे बेस होगा, बेस ईयर पे हम कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर पे नहीं, बेस ईयर पे, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या ये अच्छा है लोगों के लिए, क्या नहीं अच्छा है, ठीक है। अगर हम करेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो ध्यान रखना नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये लोगों के लिए एक अच्छा साबित नहीं होगा। हो सकता है कंज्यूमर की जो प्राइसिंग बजट है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो लोगों के लिए ये क्या है, एक अच्छा मेजर है, साबित हो सकता है। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें, इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेस। कब बढ़ेगा करंट प्राइस, जीडीपी का करंट प्राइस कब बढ़ेगा, जैसे मान लो कि जीडीपी एट करंट प्राइस हमारी अभी है ₹2 लाख करोड़, ठीक है। तो ये बढ़ेगा कब, बढ़ेगा तब जब प्राइस लेवल में चेंजेस आएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्राइस लेवल में क्या होगा, चेंजेस आएगा, सिर्फ प्राइस लेवल में चेंजेस आएगा। ध्यान रखेंगे जब प्राइस लेवल में चेंजेस आएगा तब हमारा करंट प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, किसका, जीडीपी का। लेकिन ध्यान रखेंगे जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस कब बढ़ेगा, जीडीपी का कांस्टेंट प्राइस तब बढ़ेगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे गुड्स का क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जब फ्लो इंक्रीज होगा, तब हम कह सकते हैं
कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, या तो पूछ लिया जाएगा नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी का डिफरेंस है, या घुमा के पूछ दिया जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज द जीडीपी एट करंट प्राइस, या इसको पूछ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो नोन एज द, आंसर आपका रियल जीडीपी। ध्यान रखेंगे ये एक तरह से गुड मेजर नहीं है, ये आपका गुड मेजर है, ठीक है। ये कब बढ़ेगा, जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, और ये कब बढ़ेगा, जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा। तो ये है हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट प्राइस जीडीपी का और करंट प्राइस के बीच में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, तो टॉपिक नंबर 4 के बारे में हम देखते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमारा जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, तो बेसिकली इसका जो मेन जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि करेंट प्राइस अपॉन द कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो किसका, जीडीपी का। जीडीपी अभी हमने थर्ड टॉपिक में देखा था हमने करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम नॉमिनल और रियल जीडीपी भी कहते हैं, यानी कि बेस भी कहते हैं और करंट भी कहते हैं। तो इस पे जीडीपी डिफ्लेटर क्यों काउंट, ये क्या है इसका मतलब, सबसे पहले ये जानते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर जो किया जाता है वो बेस ईयर से करंट ईयर के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है, प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है बेस ईयर से। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि 2019, ठीक है, 2019 में हमारे जीडीपी जो हमारी करंट प्राइस, जो हमारी कांस्टेंट प्राइस है जीडीपी की, यानी जो बेस प्राइस थी वो है हमारी अगर रुपीस 100 करोड़, ठीक है, 2019 की। 2020 जो हो गया, 2020 हमारा क्या हो गया, करंट प्राइस हुआ 2020, तो ये हो गया हमारा जीडीपी एट ए करंट प्राइस कितना हो गया, 110 करोड़। या अगर हम इसकी बात करें सिंपल एग्जांपल कि 2019 ये हमारा हो गया बेस ईयर, ठीक है, ये हो गया हमारा करेंट ईयर, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये दोनों हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, हमारा बेस ईयर कहते हैं। और अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखें, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 100 करोड़ एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 110, फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। अब आते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर्मूला में पुट कर लीजिए आप लोग, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, यहीं पे मैं पुट करके दिखाता हूं आप लोगों को। चलिए, नॉमिनल जीडीपी कितना कह रहा है हमारा, 110 कह रहा है, और तो रियल जीडीपी कितना कह रहा है, 100 करोड़, मल्टीप्लाई बाई कितना कर रहे हैं, 100, तो कितना आ रहा है, 110 आ रहा है सबको। देखिए ध्यान से, 110 आने के बाद, यानी इसको हम एक बार यहाँ फिर देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या कह रहा है, 110 अपॉन 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा क्या आ रहा है 110। अगेन ये दोनों कट जाएगा 110। तो ये क्या शो करता है, ये जो 110 आया ये क्या शो कर रहा है, 110 का मतलब है 110% आया आपका, 110% आया आंसर, क्योंकि हम परसेंटेज में डिफरेंटर काउंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि बेस ईयर जो है, बेस ईयर हम क्या लेते हैं, हमेशा 100 लेते हैं। तो बेस ईयर से 10%, ध्यान रखेंगे, बेस ईयर से 10% प्राइस में चेंजेस आया है, मतलब कि 10% जो है प्राइस बढ़ गया है, ये शो करता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हम हमेशा याद रखना, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस लेवल में जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, या डिक्रीज हो रही है, कितना चेंजेस आया है बेस ईयर से करंट ईयर के बीच में, ये हम फाइंड आउट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बीच में। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं एग्जामिनेशंस में, ध्यान रखेंगे। और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में।